अस्सलाम वालेकुम। जिस तरीके से लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था रदरफोर्ड मॉडल का, तो रदरफोर्ड मॉडल के कुछ साइड इफेक्ट थे, कुछ मतलब डिफेक्ट थे जो बाद में सामने आए कि भाई ये चीज़ें रदरफोर्ड ने गलत गलत बताई हैं। ठीक है, उस टाइम पे तो रदरफोर्ड को जो है नोबेल प्राइज़ मिल गया था, लेकिन बाद में उनकी जो डिफेक्ट थे उनकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, जिसको आगे साबित किया बोहर्स ने। रदरफोर्ड क्या बोलते थे? रदरफोर्ड बोलते थे कि एक न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग बने हुए हैं क्या? इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, और वो रिवॉल्व कर रहा है तो लगातार क्या कर रहा है? रेडिएट एनर्जी कर रहा है, रेडिएट एनर्जी, रेडिएट एनर्जी। ठीक है, रिवॉल्व के साथ साथ वो क्या कर रहा है? रेडिएट एनर्जी कर रहा है, एनर्जी लूज करता जा रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, और क्या कर रहा है? रेडिएट एनर्जी कर रहा है, और रेडिएट एनर्जी करते 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 क्या होता? आहिस्ता आहिस्ता उसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खत्म होती और वो न्यूक्लियस में आकर गिर जाता, और जिससे जो है वो एटम का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता। ठीक है, तो क्या था? स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, स्टेबिलिटी ऑफ एटम का जो कॉन्सेप्ट था ना, वो बिल्कुल खत्म हो जाता, वो बिल्कुल खत्म हो जाता। तो बोहर्स ने क्या कहा? बोहर्स ने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक डिस्क्रीट एनर्जी पे वो कर रहा है। बोहर्स ने क्या कहा? बोहर्स ने कहा कि ये न्यूक्लियस है, सही है, और इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं रिवॉल्व, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं वो एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल पर कर रहे हैं। मींस ये जो एनर्जी लेवल है ये इसी का ही एनर्जी लेवल है, इसके बाद ये एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। सही है, वो क्या करेगा? इसी में घूमता रहेगा, इसी में घूमता रहेगा, वो एनर्जी लूज ही नहीं कर रहा। ठीक है, जबकि रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि वो एनर्जी लूज कर रहा है, लगातार एनर्जी लूज कर रहा है। बोहर्स ने क्या कहा कि वो एनर्जी लूज नहीं कर रहा। वो क्या है? हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन है। ठीक है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और शेल्स में हमारे पास, मिसाल के तौर पर हमने 4 बना दिए, 2 होते हैं, चल 2 बना देते हैं। शेल में हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो अब इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके साथ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल पर क्या कर रहा है? घूम रहा है। ठीक है, इसका जो लेवल है वो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। डिस्क्रीट एनर्जी लेवल का मतलब क्या है? कि एनर्जी लेवल्स इतनी इतनी दूर पर है, इतने इतने फासले पर है। और जो रदरफोर्ड बोलते थे, वो बोलते थे कि भाई हर फासले पर एक शेल बना हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? करीब 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 आता रहता है, एनर्जी लूज करता रहता है, और आहिस्ता आहिस्ता आकर, बोलते नहीं थे वो, मतलब आहिस्ता, मतलब तो ये था ना कि आहिस्ता आहिस्ता आकर जो है वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाता है, तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम क्या होती है? खत्म हो जाती है। ठीक है, अच्छा भाई, रदरफोर्ड ने क्या कहा? रदरफोर्ड ने बोला भाई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन एक शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, जिसको उन्होंने नाम दिया क्या? ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स। ठीक है, क्या कहा भाई? इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स में, और इन ऑर्बिटल्स को उन्होंने नाम दे दिया शेल्स का, के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल, सोन। ठीक है, क्या कहा? मिसाल के तौर पर अगर ये हमारे पास के शेल है, तो इसमें इंटीजर वैल्यूज होंगी। इंटीजर वैल्यूज मतलब अगर इसकी 1 वैल्यू है, तो जो अगला वाला शेल होगा उसकी वैल्यू 2 ही होगी, और जो अगला वाला शेल होगा उसकी वैल्यू 3 ही होगी, जो अगला शेल होगा उसकी वैल्यू 4 ही होगी। इसी तरीके से क्या एनर्जी लेवल बन गए? डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। ठीक है, 4। ठीक है, अच्छा भाई, अब
जो पहला शेल था उसकी वैल्यू क्या थी, n इज इक्वल टू 1, फिर क्या थी n इज इक्वल टू 2, फिर क्या थी n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, इसी तरीके से चलते जा रहे थे। ठीक है, क्या इंटीजर एनर्जी लेवल्स हो गए। ठीक है भाई, इन्होंने डिफाइन किया। दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, mvr, L इज इक्वल टू mvr। ठीक है, और जो बराबर होगा हमारे पास nh बाय 2 पाई, nh बाय 2 पाई। n इज एन इंटीजर नंबर, h प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इक्वेशन बना दी कि भाई जो हमारे पास वो है इलेक्ट्रॉन वो रिवॉल्व कर रहा है इस तरीके से nh बाय 2 पाई। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग रेडियस की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, बल्कि इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 बनाते हैं। एक चीज और उन्होंने बोली, एक चीज और उन्होंने क्या बोली कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर है दोनों। सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कहलाती है, देखो जब भी कोई चीज किसी चीज को घुमाती है अपने दायरे के अंदर तो उसके ऊपर जो लगने वाली फोर्स होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, जिसका फार्मूला है mv स्क्वायर बाय r। सही है। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या आई, देखें जिस तरीके से होती है ग्रेविटेशनल फोर्स उसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है दो चार्जेस के दरमियान और ग्रेविटेशनल फोर्स होती है दो मासेस के दरमियान। अब यहाँ पर दो चार्जेस हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक है हमारे पास प्रोटॉन, ठीक है, जिसका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और हम लोग इसको लेंगे Ze। अच्छा, ये हो गया हमारे पास चार्ज ऑफ प्रोटॉन और ये हो गया हमारे पास जिससे नंबर ऑफ प्रोटॉन Z से डिनोट करते हैं वो चीज। ठीक है, यहां पर हमारे पास एक और चार्ज आया, क्या आया, वो आया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला क्या बनता है, Fe इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई r, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइडेड बाय r। ठीक है, डिवाइड बाय r का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखा जाए तो पहली जो हमारे पास चार्ज आ रहा है वो क्या आ रहा है, पहला चार्ज आ रहा है हमारे पास Ze, तो Ze कर दिया, दूसरा भी हमारे पास E ही है, तो Q1 Q2 हो गया पहला चार्ज और दूसरा चार्ज, डिवाइड बाय r स्क्वायर। सही है, यहां से इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Ze स्क्वायर बाय r स्क्वायर, सही है, इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। इसको बनाते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अच्छा भाई, ये दो चीजें समझ में आ गई। अब इस बोहर के मॉडल में बहुत सारी काम की चीजें थी। उसने बोला कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर हो जाती है सेंट्रीपिटल फोर्स के, ताकि उसको घुमाने में एक तरीके से मदद मिलती है। दूसरा उसने बोला कि हमारे पास जो है वो एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है इंटीजर नंबर मतलब 1 2 3 4 5 प्लैंक कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 2 पाई। ये उसने एक अपना थीसिस दे दिया था कि भाई इस तरीके से होगा। ठीक है, आगे चलते हैं जरा।
अच्छा, इस मॉडल से हम लोगों की काफी सारी कैलकुलेशंस आती हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन एक एटम दे दिया जाता है और कहा जाता है कि भाई हाइड्रोजन के एटम की वेलोसिटी मालूम करी जाए, या हाइड्रोजन के एटम की काइनेटिक एनर्जी मालूम की जाए, या टोटल एनर्जी मालूम की जाए, तो वो हम लोग मालूम करते हैं। सवाल आ जाता है इस तरीके का, इसकी डेरिवेशन भी होती है, तो वो डेरिवेशन इंशाल्लाह ड्राइव करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये दो इक्वेशंस मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है भाई, दो इक्वेशन मैंने यहाँ लिख दी, इसको मिटाते हैं और आगे चलते हैं। अच्छा भाई, नंबर वन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और स्क्वायर लगा देते हैं बोथ साइड पे, ठीक है। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड इक्वेशन वन, तो एम बी आर इज इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई, स्क्वायर कर देते हैं, इसको भी स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ गया क्या, एम स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। v को हम अलग करते हैं, v की वैल्यू क्योंकि हम इक्वेशन नंबर 2 में के अंदर पुट कर देंगे, तो v को अलग कर दिया v स्क्वायर को, और यहाँ पर आ गया हमारे पास एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया एम स्क्वायर और आर स्क्वायर, ठीक है। इसको बनाया हमने इक्वेशन नंबर 3 और पुट कर दिया इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 क्या थी हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम बाय आर, और यहाँ पर हमारे पास v की वैल्यू क्या आ जाती है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई, क्योंकि v स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों ने डाली है 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर और आर स्क्वायर, ठीक है भाई। जो जो वैल्यूज कैंसिल हो रही हैं एक दूसरे से वो कैंसिल करते हैं, ठीक है। तो 4 पाई इस तरफ भी है और 4 पाई इस तरफ भी है, तो दोनों को कैंसिल कर देंगे। इसके अलावा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एम से एम स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या बचा, बाकी सारी चीजें बच गई, ठीक है। तो अब क्या करा, हमें आर की वैल्यू को सेपरेट करते हैं, यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं क्या, रेडियस, क्या निकालेंगे, रेडियस। रेडियस ऑफ एटम। अच्छा भाई, क्या हुआ, यहाँ पर करा आर सेपरेट करा और जेड ई को ले गए इस तरफ, तो जेड ई जब इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा जेड ई स्क्वायर, ठीक है। और क्या था, एम, और क्या था, नीचे इधर डिवाइड में कुछ भी नहीं है, बाकी जेड ई स्क्वायर और एम, सही है। और 1 पाई बाकी है, क्योंकि 1 पाई कैंसिल हुआ, 1 पाई बाकी है, ठीक है। और क्या है, बस आगे चलते हैं। ऊपर क्या क्या आएगा, यहाँ पर आया एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है भाई, और एप्सिलॉन नॉट, और एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है भाई। अच्छा, इसमें क्या करा, अब इसमें देख लेते हैं कांस्टेंट चीज क्या है।
कांस्टेंट चीज को अलग करते हैं और फिर हम लोग वैल्यू एक बना देते हैं। कांस्टेंट चीज को अलग करा तो हमारे पास आ गया एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय ई स्क्वायर एम पाई, और हमने हमारे पास जो वैल्यू बनी वो बनी एन स्क्वायर और जेड, एन स्क्वायर बाय जेड। ठीक है। अच्छा, ये पूरी कांस्टेंट वैल्यू को हमने अलग करने का फायदा क्या था, ये कांस्टेंट वैल्यू जो बराबर होती है वो बराबर होती है हमारे पास 0.529 के, और एन स्क्वायर बाय जेड मतलब क्या, 0.529 को मल्टीप्लाई करेंगे हम इंटीजर नंबर से जो हमें जिस शेल का निकालना होगा, और डिवाइड कर देंगे हम उसके एटॉमिक मास से, तो हमारे पास निकल जाएगा। आगे चलते हैं। अच्छा भाई, ये जो बराबर था ये हमारे पास बराबर था किसके, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय ई स्क्वायर एम और पाई के। ठीक है, ये चीज याद रखनी है, और एन स्क्वायर जेड तो ऐसी कैसी था। अच्छा भाई, अब क्या करते हैं, अब हम करते हैं दोबारा इक्वेशन 1 को लेते हैं। ठीक है, दोबारा इक्वेशन 1 को लेते हैं और इसके अंदर जो है वो पुट कर देते हैं रेडियस की वैल्यू एम वी। रेडियस क्या है, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय ई स्क्वायर एम और पाई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या था, एन एच बाय 2 पाई। ठीक है। अच्छा भाई, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करते हैं। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करते हैं। ठीक है। अच्छा भाई, कैंसिल क्या क्या हो रहा है हमारे पास, यहाँ पर हो रहा है पाई कैंसिल हो रहा है, पाई को कैंसिल कर दिया। अच्छा, और अच्छा, मल्टीप्लाई बाय जेड ई भी तो था ना, डॉट एन स्क्वायर बाय जेड, ये भी तो था ना इसके साथ, तो ये भी लगा देंगे। सही है भाई। क्या करा, अब एन भी चला गया। ठीक है, और क्या है, एच भी चला गया और 2 बचा हुआ है। ठीक है, बाकी चीजें बची हुई हैं। तो हमने क्या करा, क्योंकि हमें यहाँ पे निकालना है वेलोसिटी, एम से एम भी चला गया, और क्या बचा, बाकी सब चीजें बची हुई हैं। तो हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास बचा था क्या, 1/2, ऐसा ही है। और फिर आगे हमारे पास z आ गया, और फिर h डिवाइड में आ गया, ई स्क्वायर मल्टीप्लाई में आ गया, और एप्सिलॉन नॉट आ गया, n डिवाइड में आ गया। ठीक है, 2NH एप्सिलॉन नॉट, 2NH एप्सिलॉन नॉट डिवाइड में आएगा। ठीक है, 2NH एप्सिलॉन नॉट z स्क्वायर। सही है भाई, ये हमारे पास क्या निकल गई, वेलोसिटी की वैल्यू निकल गई, जो किसी भी एक इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसकी वैल्यू। ठीक है। अच्छा, बार बार मैं रीचेक किस वजह से कर रहा हूँ, अगर कुछ भी चीज गलत हुई तो वो पूरा आपका आगे की जो डेरिवेशन है वो गलत हो जाएगी। तो बार बार एक एक चीज को लिखने के बाद चेक करना है। सही है, ये चीज तो याद है, ये चीज तो याद है, लेकिन जो डेरिवेशन है वो याद नहीं करता है। सही है, तो वो याद करने के लिए क्या है, बार बार जो है इसको रिपीट करना पड़ेगा, इसको बार बार देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोगों की इसी तरीके से इसकी प्रैक्टिस होगी। आगे चलते हैं।
अच्छा एक चीज इसका भी हम लोग कांस्टेंट अलग करते हैं और उसके जो वो बना लेते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए। कांस्टेंट को अलग करा, कांस्टेंट क्या है हमारे पास 1/2 H एप्सिलॉन नॉट और ऊपर E स्क्वायर, ये हमारे पास कांस्टेंट है, और Z/n हमारे पास अलग से लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, ये चीज किसके बराबर होती है? अब ये चीज देख लेते हैं, ये चीज किसके बराबर होती है? ये चीज होती है 2.18 एक्सपोनेंट 6। मिसाल के तौर पर अगर वेलोसिटी हमें मालूम करनी है हाइड्रोजन एटम की, तो हम वेलोसिटी इस तरीके से मालूम कर सकते हैं। वेलोसिटी बराबर है 2.18 एक्सपोनेंट 6 और लिखा हुआ है Z/n। ये हमारे पास वेलोसिटी का फार्मूला आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं। एनर्जी पर आते हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हमारे पास हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ mv स्क्वायर। अब m की वैल्यू आप लोग v की वैल्यू आप लोग डाल सकते हैं किससे, जो हमने पीछे इक्वेशन ड्राइव की है। तो v की पीछे इक्वेशन क्या ड्राइव की है, हमारे पास आ जाता है ये किसके बराबर है, E स्क्वायर बाय 2h एप्सिलॉन नॉट, ऐसा ही है। और z और n यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है भाई। तो क्या करेंगे, आगे वैल्यू डालते हैं इसके अंदर। काइनेटिक एनर्जी बराबर है 1/2, वेलोसिटी की जगह वेलोसिटी की वैल्यू E स्क्वायर बाय 2h एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और क्या हुआ आगे, Z/n पूरे का स्क्वायर आ गया, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बराबर हो गई हाफ और me4 z स्क्वायर बाय 4 2 8, यहाँ आ गया 4h एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर, सब चीजें स्क्वायर में आ गई, ठीक है। तो इसी तरीके से निकल रही है। क्या हुआ भाई, यहाँ पर हो गया हमारे पास, इसको अलग करते हैं जरा। ये हो गया 8 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर और z स्क्वायर E4m, ऐसा ही है। अच्छा भाई, अब क्या करते हैं, इसमें से भी कांस्टेंट को अलग करते हैं। इसमें से भी कांस्टेंट को अलग करते हैं, तो हमारे पास z स्क्वायर और n स्क्वायर अलग आ गया और बाकी चीजें सारी एक साथ आ गई। बाकी चीजें क्या हैं, 8h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर, ठीक है। और इधर हमारे पास आ गया क्या, E4m, ठीक है भाई। n स्क्वायर को यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अच्छा भाई, अब ये जो बराबर होता है हमारे पास होता है 13.6 के बराबर, 13.6 के बराबर, और हमारे पास जो है वो z स्क्वायर और n स्क्वायर आ जाएगा, जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकल गई। अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे, ठीक है। किस पर आते हैं, पोटेंशियल एनर्जी पे। तो काइनेटिक एनर्जी की यहाँ तक लिखे रहने देते हैं।
अच्छा भाई पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R, Q1 Q2 बाय R। अच्छा भाई पोटेंशियल एनर्जी हमने कहाँ से लिए? ग्रेविटेशनल एनर्जी से। लेकिन हमारे पास यहाँ पर चार्जेस हैं तो हमने यहाँ पर मासेस के बजाय चार्जेस लगा दिया, ठीक है। अच्छा भाई अब आगे क्या करेंगे? एक चीज हम लोगों को जहन के अंदर रखनी है कि जब हम पोटेंशियल एनर्जी मालूम कर रहे होते हैं तो हमें जो है वो चार्जेस का ख्याल रखना है, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, तो साइन इनके जो है वो इंडिकेट होंगे। क्या आएगा साइन की जगह? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहला साइन क्या है हमारे पास? ZE। दूसरा क्या है हमारे पास? नेगेटिव E डिवाइड बाय R, ठीक है भाई। आगे क्या करोगे? देखो R की वैल्यू हम निकाल चुके हैं रेडियस की, तो रेडियस की वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देंगे। रेडियस की वैल्यू क्या है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर माइनस, ठीक है। R की वैल्यू हम इसके अंदर पुट करते हैं। रेडियस की वैल्यू क्या है हमारे पास? आ जाती है H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और E स्क्वायर M और पाई, ठीक है भाई। अच्छा अब आगे करते हैं इसको। इसके अंदर जो कट रहा है उसको काटेंगे, सही है। उसके बाद जो जो बचेगा उसको जो है वो हम एक्स्ट्रा अलग करके लिख देंगे। अच्छा इसके अंदर जो है हम लोग सबसे पहले करते हैं इसका 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, ताकि यहाँ पर 8 आ जाए और वो इसके बराबर हो जाए, ताकि हमारे पास कांस्टेंट अलग आ जाए। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो क्या किया? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, यहाँ पर आ गया कितना? 4 2 जा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट और H स्क्वायर E स्क्वायर नेगेटिव है क्योंकि ये, और यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 2, इस तरीके से लिखे रहने देते हैं। अच्छा भाई क्या हुआ? ZE4 इसको स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। ZE4 M पाई, ठीक है। ये चीज था ZE4 M और पाई। आगे चलते हैं। इसके अंदर भी कांस्टेंट चीज, इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर भी कांस्टेंट चीज को हम लोगों ने अलग करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी बराबर है, कांस्टेंट चीज हमारे पास क्या आ गई? E4 M और पाई। अच्छा पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, तो पाई को हटा देते हैं। E4 और M नीचे आ जाता है हमारे पास 8 H स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, ठीक है। और मल्टीप्लाई में हमारे पास आ जाता है 13.6 के मल्टीप्लाई में हमारे पास Z स्क्वायर। अच्छा क्योंकि यहाँ पे माइनस का निशान हमारे साथ चल रहा है, माइनस का साइन, तो हम माइनस के साइन को रखेंगे और मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर देंगे। टोटल एनर्जी की तरफ आते हैं। लास्ट चीज है टोटल एनर्जी निकालते हैं। तो टोटल एनर्जी होती है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी बराबर है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या निकली है? 13.6 Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर प्लस, अच्छा भाई 2 13.6 Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे होनी प्लस थी लेकिन इसके साथ माइनस का निशान लगा हुआ तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हुआ तो ये हमारे पास बचा कितना? 13.6 Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर। ये हमारे पास हो गई टोटल एनर्जी, ठीक है भाई। टोटल एनर्जी हमारे पास जो आ रही है एक इलेक्ट्रॉन की, एक एटम की, वो माइनस में आती है। मतलब क्या हुआ?
इस सारी पूरी की पूरी वीडियो का कैलकुलेशन क्या हुआ कि हम जब कोई भी एटम बना रहे हैं, कोई भी एटम हमारे पास है, ठीक है, कोई भी एटम को हम एनालाइज कर रहे हैं, तो हमारे पास उसके शेल्स की एनर्जी है। मिसाल के तौर पर ये आ रही है हमारे पास 13.6, माइनस 13.6 है। माइनस का 13.6 मतलब बहुत कम एनर्जी है। हमें ये एनर्जी देकर ही, हम ये एनर्जी देकर ही इस इलेक्ट्रॉन को क्या करवा सकते हैं, एक्साइट करवा सकते हैं। अगर हम 13.6 के बजाय हम कम एनर्जी देते हैं, मिसाल के तौर पर हम दे रहे हैं 12.5 एनर्जी दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट नहीं करेगा, वो क्या होगा, वो उसी शेल के अंदर रहेगा। ये कहना था बोहर का, सही है भाई, वो एक्साइट नहीं कर सकता। अच्छा, अगर इससे ज्यादा देते हैं, हम देते हैं 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तब भी एक्साइट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि हमें जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वो कितनी चाहिए, 13.6। अगर 13.6 से ज्यादा देते हैं तब भी ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं करेगा, ठीक है, और 13.6 से अगर कम देते हैं तब भी ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं करेगा, ठीक है, तब भी वो इलेक्ट्रॉन अगले शेल में नहीं जाएगा, क्योंकि जो अगला शेल है वो 13.6 एनर्जी देने के पर ही, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देने पर ही वो अगले शेल के अंदर जा सकता है, उससे ना कम पे जाएगा ना ज्यादा पे जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि अगर हम 13.6 ये हमारे पास दिया हुआ है, इसके अंदर अगर हम और ऐड करें, मतलब दूसरा शेल की हमें एनर्जी निकालना चाहे, तो यहाँ पर 2 कर रख दें, वहां पर एटॉमिक मास 1 रख दें, तो हमारे पास आ जाएगा अपना जो भी वैल्यू आएगी इस इधर रखने के बाद 13.6 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है, तीसरे शेल के हम निकालते हैं, सही है। और यहाँ पर हमारे पास क्या आता है हाइड्रोजन का, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है, तो इसके बाद हमारे पास जो आंसर आएगा उसको कर देंगे, देख लेंगे क्या आता है, ठीक है, तो वो दूसरे शेल की आ जाएगी, वो तीसरे शेल की आ जाएगी। इसी तरीके से हम हाइड्रोजन के तमाम शेल्स की निकाल सकते हैं। अच्छा, इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, मैक्सिमम इसकी वैल्यू जब होगी जब हम टोटल एनर्जी मैक्सिमम, अच्छा यहाँ पर कुछ ना कुछ एनर्जी रख रहा है, मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी दोगे तब जाकर निकलेगा, लेकिन मैक्सिमम कब होगी, जब हमारे पास n की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगी। जब n की वैल्यू इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगी तो हमारे पास टोटल एनर्जी हो जाएगी 0। टोटल एनर्जी 0 का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन शेल से क्या एटम से भी बाहर निकल चुका है, ठीक है, एक्साइट कर चुका है, आयनाइजेशन हो चुकी है, आयनाइजेशन अगर हो चुकी है, ठीक है। तो उम्मीद है कि बहुत बड़ा लेक्चर था, बहुत सारी चीजें समझने में आई, ठीक है, बहुत सारी चीजें हमने ड्राइव करी, खुद ड्राइव करी हैं, आप लोग भी इस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं। कुछ मसला हो तो, जैसे हम यहाँ पर कुछ थोड़ा सा फंसे थे, तो इस तरीके से आप लोग भी फंस सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जब फंसे हैं तो आप लोग बार बार पीछे इसको देखें कि कहाँ पर हम फंसे रहे हैं, ठीक है, एक दफा वीडियो देखने के बाद फिर उसके बाद खुद से करना शुरू करें, फिर अगर कुछ समझ में नहीं आता, कहीं पर फंसते हैं, तो दोबारा वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। बोहर्स मॉडल का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग इसकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करिएगा, क्योंकि इससे सवाल बन सकते हैं, इससे सवाल आ सकते हैं एग्जाम्स के अंदर, और अच्छा खासा सवाल आ सकते हैं, 3 से 4 सवाल आ सकते हैं, तो आप लोग इसकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करिएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके डिफेक्ट पढ़ेंगे कि ये क्यों ड्रॉबैक हुआ, इसका क्यों ड्रॉबैक हुआ बोहर्स का, और इसमें क्या क्या खामियां थी, वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को शेयर कर लें।